तेरी औकात है इस तिजोरी को खोलने की? तू जानता भी है इसमें करोड़ों का खजाना है। मैं 3 साल से परेशान हूँ, इसे कोई खोल क्यों नहीं पा रहा? अगर तूने इस तिजोरी को खोल दिया तो मैं तुझे पूरे 1 करोड़ दूंगा। शहर के सबसे पुराने बाजार के बीचों बीच एक इमारत थी जिसे लोग गुप्ता सेठ की हवेली कहते थे। बाहर से देखने पर वह जगह किसी आम गोदाम जैसी लगती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही समझ आ जाता था कि यहाँ कुछ अलग है। मोटी दीवारें, भारी दरवाजे और बीचों बीच रखी हुई एक विशाल तिजोरी, वही तिजोरी जिसकी चर्चा पूरे शहर में थी। यह तिजोरी कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। कहा जाता था कि इसके अंदर करोड़ों का खजाना बंद है, सोना, हीरे, पुराने सिक्के और ना जाने क्या क्या। लेकिन दिक्कत बस एक थी, तिजोरी खुलती नहीं थी। पिछले 3 सालों से गुप्ता सेठ ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। बड़े बड़े इंजीनियर आए, लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए, विदेशी मशीनें मंगवाई गईं। किसी ने कोड तोड़ने की कोशिश की, किसी ने सेंसर लगाए, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, तिजोरी वहीं की वहीं बंद। आज फिर वही दिन था। हवेली के बड़े हॉल में भीड़ जमा थी। बिजनेस पार्टनर, वकील, मीडिया और कुछ खास मेहमान। बीच में खड़ी थी वह काली मोटी लोहे की तिजोरी। उस पर पुराने किस्म के निशान खुदे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रहस्यमय बनाया हो। गुप्ता सेठ का चेहरा चिड़चिड़ा था, सफेद कुर्ता, मोटी सोने की चैन और आंखों में गुस्सा। सामने खड़ा आखिरी एक्सपर्ट अभी अभी हार मान चुका था। सॉरी सेठ जी, उसने कहा, इस तिजोरी का मैकेनिज्म बहुत अलग है। शायद बिना ओरिजिनल जानकारी के इसे खोलना नामुमकिन है। हॉल में हल्की सी खुसफुसर शुरू हो गई। कोई बोला इतना पैसा और फिर भी तिजोरी बंद। कोई हंसा, कोई सिर हिलाने लगा। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़ा एक लड़का आगे बढ़ा। उम्र करीब 15 या 16 साल। बदन पर फटा पुराना शर्ट, धूल से भरी पैंट और पैरों में घिसी हुई चप्पल। बाल बिखरे हुए, चेहरा दुबला लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सेठ जी, मैं तिजोरी खोल सकता हूँ। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक हंसी फूट पड़ी। किसी ने जोर से कहा, अरे ये कौन है? किसी ने कहा, बाहर से कोई बच्चा घुस आया है। गार्ड आगे बढ़े, लेकिन गुप्ता सेठ ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, कपड़े, शक्ल, हालत, फिर व्यंग से मुस्कुराए। तू? सेठ ने कहा, ये तिजोरी इतने बड़े बड़े दिमाग नहीं खोल पाए और तू खोल देगा। लड़के ने नजरें झुकाई नहीं। एक मौका दे दीजिए, अगर नहीं खुली तो मैं खुद चला जाऊंगा। भीड़ को मजा आने लगा। कैमरे फिर से उठ गए। नया तमाशा मिल गया था। गुप्ता सेठ ने ठहाका लगाया और बोले, ठीक है, अगर तूने यह तिजोरी खोल दी। उन्होंने जानबूझकर रुककर सबकी तरफ देखा। तो मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। हॉल में शोर मच गया। कोई बोला, पागल हो गए हैं सेठ। कोई बोला, अब देखो बच्चा क्या करता है। लड़के ने सिर्फ एक बात कही, मंजूर है। उसी पल बिना किसी शोर के वह लड़का तिजोरी की तरफ बढ़ा और यहीं से शुरू होने वाला था वह खेल, जो सिर्फ ताले का नहीं, किस्मत का भी था। लड़का तिजोरी के सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी बड़ी, भारी और ठंडी तिजोरी उसने पहले कभी इतनी नजदीक से नहीं देखी थी। लेकिन उसके चेहरे पर ना डर था, ना घबराहट, बस एक गहरी सांस और पूरी तसल्ली। भीड़ में से कोई बोला, अरे इसे तो ताला छूना भी नहीं आता होगा। किसी ने हंसकर कहा, लगता है सेठ जी आज दान करने के मूड में हैं। गुप्ता सेठ हाथ बांधे खड़े थे। उनके चेहरे पर आधी हंसी, आधा तंज। उनके लिए यह सब एक मनोरंजन था। उन्हें यकीन था कि कुछ मिनटों में यह लड़का थक कर खुद पीछे हट जाएगा। लेकिन लड़के ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सबसे पहले तिजोरी को गौर से देखा, बहुत गौर से, जैसे वह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, कोई पुरानी कहानी पढ़ रहा हो। उसकी उंगलियां तिजोरी की सतह पर हल्के हल्के घूमने लगीं, कभी ऊपर बने निशानों पर, कभी किनारों पर, कभी नीचे के कोनों पर। एक बुजुर्ग वकील ने पास खड़े आदमी से फुसफुसाकर कहा, देख रहा है या यूं ही हाथ नहीं फेर रहा, कुछ ढूंढ रहा है। लड़के ने कान से तिजोरी को छूकर हल्की सी थपकी दी। फिर दूसरी तरफ से भी ठक ठक। अंदर से आवाज थोड़ी अलग लग रही थी। उसने आंखें बंद की। भीड़ को लगा अब कोई नाटक शुरू होगा, कोई जादू, कोई मंत्र। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह बस खड़ा रहा, शांत, जैसे अपने दिमाग में किसी नक्शे को दोहरा रहा हो। दरअसल उसका नाम आर्यन था। आर्यन पास की झुग्गियों में रहता था। उसका पिता कबाड़ी का काम करता था। टूटे ताले, जंग लगे बक्से, पुराने संदूक, यही आर्यन की दुनिया थी। बचपन से वह अपने पिता के साथ कबाड़ छांटता रहा था। कई बार ऐसे ताले मिलते जो दिखने में बेकार होते, लेकिन आर्यन घंटों बैठकर उन्हें खोल देता। उसे मशीनें नहीं आती थीं, उसे किताबों की भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसे सुनना आता था। धातु की आवाज, दबाव का फर्क, खाली जगह का अंदाजा। आर्यन ने तिजोरी के दाईं ओर बने एक छोटे से उभार पर उंगली रखी। वहां कोई बटन नहीं था, बस थोड़ा सा फर्क। उसने वहां हल्का दबाव डाला, फिर छोड़ा, कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार दबाव थोड़ा बदलकर फिर नीचे वाले कोने में वहीं किया। भीड़ बोर होने लगी। एक रिपोर्टर बोला, लगता है खत्म हो गया शो। लेकिन तभी आर्यन रुक गया। उसने सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे किसी हल्की आवाज को पकड़ लिया हो।
फिर उसने दोनों हाथ तिजोरी पर रखे, एक ऊपर एक नीचे, धीरे धीरे दबाव बढ़ाया। क्लिक। बहुत हल्की आवाज, इतनी हल्की कि आधे लोग सुन ही नहीं पाए, लेकिन आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुप्ता सेठ सीधा हो गए। ये आवाज उन्होंने खुद से कहा। आर्यन ने आंखें खोल दी। अभी तिजोरी नहीं खुली थी, लेकिन कुछ जाग चुका था, और यह तो बस शुरुआत थी। क्लिक की वह आवाज छोटी थी, लेकिन असर बड़ा। गुप्ता सेठ की आंखें अब तिजोरी से हट नहीं रही थी। जो लोग अभी तक हंस रहे थे वे भी चुप हो गए। हॉल में अजीब सा सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने हवा रोक दी हो। आर्यन ने हाथ पीछे नहीं खींचे। उसे पता था कि यह ताला एक झटके में नहीं खुलने वाला। यह उन तालों में से था जो ताकत नहीं धैर्य पहचानते हैं। उसने फिर से तिजोरी को थपथपाया। इस बार अलग जगह है। धक धक। एक तरफ से आवाज भारी थी, दूसरी तरफ खोखली। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें आ गईं। कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी हर हरकत बेहद नपी तुल्ली थी, जैसे वह कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, बल्कि किसी याद को फॉलो कर रहा हो। भीड़ में से एक इंजीनियर बुदबुदाया, ये लड़का प्रेशर पॉइंट्स ढूंढ रहा है। आर्यन ने तिजोरी के नीचे झुककर देखा। वहां कोई ताला नहीं था, कोई लीवर नहीं, लेकिन धातु की बनावट थोड़ी अलग थी। उसने उंगलियों से वहां हल्का घुमावदार दबाव दिया। कुछ नहीं हुआ। उसने सांस छोड़ी, फिर दोबारा कोशिश की। इस बार पहले से थोड़ा धीमा। अंदर से फिर वही आवाज आई। गुड। अब ये आवाज साफ थी। गुप्ता सेठ अनजाने में आगे बढ़ाए। रुको, उन्होंने कहा। कोई मशीन तो चाहिए हो, बता दें। आर्यन ने बिना पलटे कहा, नहीं सेठ जी, मशीन उलझा देती है या तिजोरी सीधे हाथ से बात करती है। कई लोग चौंक गए। सीधे हाथ से बात करती है। आर्यन ने तिजोरी के सामने खड़े होकर आंखें बंद की। उसने दोनों हथेलियां तिजोरी पर रखी, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की धड़कन सुनता है। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल स्थिर रहा। फिर उसने बाएं हाथ से ऊपर के हिस्से पर दबाव दिया और दाएं हाथ से नीचे की ओर हल्का सा स्लाइड किया। क्लिक। फिर एक और क्लिक। अब आवाजें साफ थीं। हॉल में खड़े कैमरे फिर से चालू हो गए। रिपोर्टर फुसफुसाने लगे, कुछ हो रहा है, ये बच्चा सच में कुछ कर रहा है। आर्यन के दिमाग में उसके पिता की आवाज गूंज रही थी, हर ताला जल्दी नहीं खुलता बेटा, पहले उसे समझना पड़ता है। उसने तिजोरी के किनारे पर उभरे एक बेहद छोटे निशान पर उंगली रखी। यह निशान जंग जैसा लगता था, लेकिन असल में वह जानबूझकर बनाया गया था। उसने वहां दबाव डाला। धीरे लगातार अचानक तिजोरी के अंदर से भारी चीज के सरकने की आवाज आई। गुड धड़। भीड़ में किसी ने सांस खींच ली। अरे, आर्यन ने हाथ हटा ली। वह जानता था अभी नहीं। अगर वह जल्दबाजी करता तो सब फिर से लॉक हो जाता। उसने एक कदम पीछे लिया, गहरी सांस ली, फिर आगे बढ़ा। अब तिजोरी सिर्फ एक लोहे का डिब्बा नहीं थी, वह जाग चुकी थी और पहली बार वह खुलने के लिए तैयार लग रही थी। आर्यन एक कदम पीछे हटा तो कई लोगों को लगा कि वह हार गया। भीड़ में फिर से हलचल होने लगी। बस इतना ही, अब थक गया होगा। देखा कहां था ना। लेकिन गुप्ता सेठ ने इस बार किसी को कुछ कहने नहीं दिया। उनकी नजरें तिजोरी पर टिकी थीं। उन्होंने साफ देखा था तिजोरी के अंदर कुछ हिला था। वह कोई भ्रम नहीं था। आर्यन ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। पसीना था, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने नजर उठाकर तिजोरी को देखा। अब वह उसे बाहर से नहीं देख रहा था, वह उसके अंदर की तस्वीर अपने दिमाग में बना चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, अगर मैं गलत हुआ तो यह तिजोरी फिर से पहले जैसी बंद हो जाएगी, फिर कोई भी इसे नहीं खोल पाएगा। हॉल में खड़े कुछ लोग चौंक गए। ये क्या कह रहा है, ये तो रिस्क है। गुप्ता सेठ ने दांत भी। 3 साल की नाकामी, करोड़ों की लागत और अब यह बच्चा। कुछ पल वह चुप रहे, फिर बोले, जो करना है कर, अब पीछे हटने का मतलब नहीं। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने तिजोरी के बाईं तरफ नीचे बैठकर कान लगाया। इस बार उसने थपकी नहीं दी, बस सुना। पूरा हॉल खामोश था, इतना कि किसी के गले से पानी निगलने की आवाज भी तेज लग रही थी। आर्यन को अंदर से हल्की सी धातु की कंपन महसूस हुई। ये वही कंपन थी जो उसे कबाड़ में मिले पुराने संदूकों में महसूस होती थी। फर्क बस इतना था कि यह तिजोरी कई गुना ज्यादा जटिल थी। उसने दाएं हाथ की 2 उंगलियां एक साथ ऊपर के कोने पर रखी। बाएं हाथ की हथेली नीचे वाले हिस्से पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाया। फिर अचानक दोनों हाथों का दबाव एक साथ छोड़ दिया। क्लैक। इस बार आवाज साफ और तेज थी। भीड़ में किसी ने जोर से कहा, अरे, ये तो सच में खुल रही है। आर्यन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत तिजोरी के बीच वाले हिस्से पर हाथ रखा और हल्का सा घुमाव दिया। यह घुमाव इतना छोटा था कि कैमरे भी ठीक से पकड़ नहीं पाए, लेकिन असर बड़ा था। तिजोरी के अंदर जैसे कुछ सेट हो गया हो। अब आवाजें बिखरी हुई नहीं थीं, विक्रम में थी। गुड क्लिक। धक। गुप्ता सेठ का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उनका शक डर में बदल रहा था। आर्यन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जल्दी नहीं, अगर जल्दी की तो सब खत्म। उसने आखिरी बार तिजोरी के सामने खड़े होकर दोनों हाथ रखे, आंखें बंद की, सांस रोकी,
और बहुत हल्के से, जैसे किसी सोए हुए बच्चे को जगाते हैं, उसने दबाव डाला। अचानक तिजोरी का ऊपरी हिस्सा 1 इंच बाहर की ओर सरक गया। पूरा हॉल सन्न रह गया। यह अभी पूरी तरह नहीं खुली थी, लेकिन अब कोई हंस नहीं रहा था, अब कोई शक नहीं कर रहा था। अब सब जान चुके थे, यह लड़का खाली हाथ नहीं आया है। तिजोरी का ऊपरी हिस्सा 1 इंच बाहर सरकते ही जैसे समय थम गया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई ताली नहीं बजी, सब बस देखते रह गए। आर्यन ने हाथ वहीं रखे, उसने धक्का नहीं दिया। उसे पता था यह वह पल है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। अधीरता, ज्यादा जोर और ताला फिर से खुद को बंद कर लेता है। उसने बहुत धीमी आवाज में खुद से कहा। अब बस सही क्रम। उसकी आंखें तिजोरी के अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रही थीं। वह बाहर के संकेत पढ़ रहा था। हल्का झुकाव, दरवाजे का वजन, धातु की सांस। उसने बाएं हाथ से ऊपर वाले हिस्से को स्थिर रखा और दाएं हाथ से नीचे की ओर बहुत हल्का दबाव दिया। गुड। अब आवाज भारी थी, ऐसी आवाज जो सिर्फ तभी आती है जब अंदर कुछ बड़ा अपनी जगह छोड़ रहा हो। गुप्ता सेठ अनजाने में 2 कदम आगे आ गए। उनका गला सूख चुका था। खुल रही है, उनके मुंह से अपने आप निकल गया। आर्यन ने आखिरी बार नीचे की ओर उंगली घुमाई। बस आधा घेरा, उसे ज्यादा नहीं। क्लैक। इस बार आवाज ने कोई शक नहीं छोड़ा। तिजोरी का दरवाजा अपने आप आगे की ओर झुक गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर भारी लोहे का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। पूरा हॉल जैसे फट पड़ा। खुल गई। अरे यह तो खुल गई, ये बच्चा कर दिखाया। कैमरे चमकने लगे, लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन गार्ड्स ने तुरंत रोक लिया। गुप्ता सेठ खुद तिजोरी के सामने पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे। तिजोरी के अंदर का नजारा किसी ने सोचा भी नहीं था। अंदर सोने की ईंटें थीं, हीरों से भरे लकड़ी के बक्से, पुराने जमाने के सिक्कों की थैलियां और नीचे मखमली कपड़े में लिपटी हुई मोटी मोटी ज्वेलरी। करोड़ों नहीं, दर्जनों करोड़। हॉल में किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ लोग अविश्वास में सिर हिला रहे थे, कुछ की आंखें चमक रही थीं। गुप्ता सेठ ने धीरे से एक ईंट उठाई। वजन असली था, चमक असली थी। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। वहीं फटे कपड़े, वहीं शांत आंखें। तू, उनकी आवाज भर्रा गई। तू कौन है बेटा? आर्यन ने सिर झुका लिया। आर्यन कबाड़ी का बेटा। सेठ कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने जेब से रुमाल निकाला, माथा पोंछा और गहरी सांस ली। मैंने कहा था, उन्होंने सबके सामने कहा, अगर तू तिजोरी खोल देगा तो मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। हॉल में फिर से शोर उठा। क्या सच में देगा? अब देखो क्या होता है। गुप्ता सेठ ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उन्होंने अपने मैनेजर की तरफ देखा। अभी यहीं सबके सामने आर्यन के पिता, जो भीड़ के पीछे खड़े थे, अब तक कुछ समझ ही नहीं पाए थे। उनके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन आर्यन की नजर तिजोरी पर नहीं थी। उसकी नजर उस दरवाजे पर थी जो आज सिर्फ लोहे का नहीं, उसकी किस्मत का भी ताला खोल चुका था। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हॉल में शोर अब काबू से बाहर होने लगा था। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई वीडियो लाइव कर चुका था। खजाना मिल गया कि खबर आग की तरह फैलने लगी थी। गुप्ता सेठ ने अपने पर्सनल मैनेजर को इशारा किया, लीगल टीम बुलाओ, अकाउंट्स तैयार रखो। मैनेजर हड़बड़ाकर फोन लगाने लगा। आर्यन अब भी वहीं खड़ा था। न उसके चेहरे पर लालच था, न जीत की खुशी, जैसे उसने कोई सौदा नहीं, सिर्फ अपना काम पूरा किया हो। गुप्ता सेठ उसके पास आए। पहली बार उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी। तू जानता है 5 करोड़ क्या होते हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। इतना कि मेरे पिता जिंदगी भर कबाड़ उठाकर भी नहीं कमा पाएंगे। भीड़ में खड़े कुछ लोग असहज हो गए। ये बच्चा सीधा बोल रहा था। सेठ कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तो फिर भी तू डर नहीं रहा? आर्यन ने जवाब दिया, डर तब लगता है जब ताला समझ ना आए। सेठ हल्का सा मुस्कुराए। शायद पहली बार किसी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया था। तभी आर्यन के पिता आगे आए। उनका नाम हरी था, कपड़े और भी ज्यादा पुराने, आंखों में घबराहट। सेठ जी, उनकी आवाज कांप रही थी। लड़का बच्चा है, अगर कोई गलती हो गई हो तो। गुप्ता सेठ ने उन्हें रोक दिया। गलती, इसने मुझे 3 साल का सिर दर्द खत्म कर दिया। उसी वक्त लीगल टीम पहुंच गई। कागज खुले कैमरों के सामने सब कुछ साफ साफ हो रहा था। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग सुन लें, मैंने वादा किया था। और गुप्ता सेठ अपना वादा तोड़ता नहीं। एक कागज आगे बढ़ाया गया। आर्यन का नाम पूछा गया, उम्र लिखी गई। गार्डियन के तौर पर पिता का नाम। आर्यन के हाथ में पेन दिया गया। उसने कभी इतने कागज नहीं देखे थे, लेकिन उसने बिना हिचक दस्तखत कर दिए। भीड़ में किसी ने कहा, अब यह लड़का बदल जाएगा। आर्यन ने वह बात सुन ली। उसने सिर उठाकर कहा, मैं नहीं बदल लूंगा, हालात बदलेंगे। गुप्ता सेठ ने चेक आगे बढ़ाया। 5 करोड़। हरी के हाथ कांपने लगे। वह बैठने ही वाले थे कि आर्यन ने उन्हें थाम लिया। सेठ ने चेक आर्यन को नहीं, उसके पिता को दिया। इसे संभाल कर रखना, बेटा समझदार है, लेकिन दुनिया नहीं। उस पल आर्यन ने पहली बार तिजोरी से नजर हटाकर लोगों की तरफ देखा। वही लोग जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब कोई हंस नहीं रहा था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि जिस ताले ने 5 करोड़ दिलाए थे उसके पीछे की कहानी अब बाहर आने वाली थी और कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आने वाली थी। चेक हाथ में आते ही मामला खत्म नहीं हुआ। असल में वहीं से असली हलचल शुरू हुई। गुप्ता सेठ की लीगल टीम अभी कागज समेट ही रही थी कि हॉल के कोने से एक सख्त आवाज आई, 1 मिनट, ये इतना आसान नहीं है। सबकी नजरें पलट गईं। वह व्यक्ति ग्रे सूट में था, चेहरे पर सरकारी ठहराव। उसके साथ 2 और लोग थे जिनके गले में पहचान पत्र लटक रहे थे। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूं, उसने कहा, और यह खजाना निजी नहीं जांच का विषय है। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। गुप्ता सेठ का चेहरा कड़ा हो गया। यह तिजोरी मेरी है, मेरे गोदाम से निकली है। अधिकारी ने फाइल खोली। तिजोरी आपकी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर का खजाना यह तय होना बाकी है कि यह कहां से आया। आर्यन यह सब चुपचाप सुन रहा था। उसे कानून की भाषा नहीं आती थी, लेकिन इतना समझ रहा था कि मामला उलझने वाला है। एक अधिकारी की नजर आर्यन पर गई, और यह लड़का, इसे यह तिजोरी खोलना कैसे आया? सवाल सीधा था और खतरनाक भी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं चोरी तो नहीं? इतना छोटा और इतना हुनरहरी घबरा गए। साहब, मेरा बेटा सीधा है, कुछ गलत नहीं किया। आर्यन आगे बढ़ा। मैंने तिजोरी नहीं चुराई, मैंने बस उसे खोला। कैसे? अधिकारी ने पूछा। आर्यन ने एक पल सोचा, फिर बोला, मेरे पिता कबाड़ उठाते हैं। पुराने ताले, संदूक, पेटियां मैं उन्हें खोलता था। कुछ ताले ताकत से नहीं, सही जगह छूने से खुलते हैं। यह भी वैसा ही था। एक सीनियर अफसर जो अब तक चुप था, उसने तिजोरी को गौर से देखा। यह लॉक सिस्टम, यह इंडस्ट्रियल नहीं है, यह हाथ से बनाया गया है, पुराना है। उसने आर्यन की तरफ देखा। तूने मशीन नहीं इस्तेमाल की, यह बात हमारे लिए अहम है। गुप्ता सेठ ने तुरंत कहा, जो भी जांच करनी हो करो, लेकिन मेरा वादा। अधिकारी ने हाथ उठाया। वादा रहेगा, लेकिन इस लड़के को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आर्यन को पहली बार हल्का डर लगा। ताला खोलना आसान था, सिस्टम समझना नहीं। लेकिन तभी वही सीनियर अफसर आगे 3 आया और बोला, डर मत, तुझ पर कोई आरोप नहीं है, बल्कि हमें तेरी जरूरत पड़ सकती है। किस लिए? आर्यन ने पूछा। अफसर ने तिजोरी के अंदर रखी एक खास लकड़ी की पेटी की तरफ इशारा किया। देश में ऐसी और भी तिजोरियां हैं, बंद, अनसुलझी और शायद खतरनाक भी। आर्यन समझ गया, यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, यह हुनर की कहानी थी, और अब उसका हुनर सबके सामने आ चुका था। कुछ हफ्तों बाद आर्यन अब झुग्गी में नहीं रहता था, लेकिन वह किसी आलीशान बंगले में भी नहीं गया। सरकार ने उसके पिता को सम्मान के साथ घर दिलवाया। आर्यन को एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला मिला। वहां किताबें थीं, मशीनें थीं, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी सम्मान। गुप्ता सेठ ने 5 करोड़ का वादा पूरा किया, पूरा कानूनी, साफ, सबके सामने। आर्यन ने उसमें से आधा पैसा अपने पिता को दे दिया। आपने मुझे कबाड़ में मौका दिया, उसने कहा, अब आपकी बारी है आराम करने की। बाकी पैसे से उसने एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया, नाम रखा आर्यन लॉक लैब। वहां वह बच्चों को सिखाता था ताले खोलना नहीं, सोचना। एक इंटरव्यू में किसी ने उससे पूछा, इतनी कम उम्र में करोड़पति बन गए, कैसा लग रहा है? आर्यन ने साधारण सा जवाब दिया, मैं करोड़पति नहीं बना, मैं सिर्फ दिख गया। उस दिन के बाद लोग जब किसी बंद तिजोरी के सामने खड़े होते तो मशीनें याद नहीं करते, वे याद करते थे एक फटे कपड़ों वाले लड़के को जिसने साबित किया था कि हर ताला चाबी से नहीं और हर किस्मत सिफारिश से नहीं खुलती। कुछ ताले हुनर मांगते हैं और कुछ दुनिया को बस एक मौका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो पसंद जरूर कीजिए। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए फॉलो करना मत भूलिए, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। टिप्पणियों में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां देश के किस किस कोने तक पहुंच रही हैं।